नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल और मैं हूं अमीश देवगुन। आज हम बात करेंगे कमोडिटी बाजार के भविष्य की, यानी फ्यूचर ऑफ कमोडिटी फ्यूचर मार्केट। कैसा दिखता है वो, और क्या एफसीआरए के कैबिनेट में पास होने के बाद उसकी दिशा और बेहतर होगी, इसकी भी हम बात करेंगे। किसानों के लिए आखिरकार फ्यूचर मार्केट कितना बड़ा बेनिफिट उनको पहुंचा सकते हैं, उसकी हम वानगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस पैनल डिस्कशन में मेरे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के तमाम बड़े चेहरे। मेरे साथ बने हुए हैं रमेश अभिषेक, जो कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के चेयरमैन है। साथ ही हमारे साथ एमसीडीएक्स के एमडी सीईओ मिस्टर रामाशेषन है। साथ ही हमारे साथ आनंद आटी सिक्योरिटीज की डायरेक्टर प्रीति गुप्ता इस समय स्टूडियोज में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ एग्री इकोनॉमिस्ट मौजूद है विजय सरदाना, जिन्होंने इस बाजार को बनते हुए देखा है और कुल मिलाकर हर वो खबर जो बाजार के बारे में अच्छी हो या फिर खराब हो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया आमतौर पर देते रहे हैं। सबसे पहले रमेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। कुल मिलाकर कमोडिटी फ्यूचर मार्केट्स का शब्द जब भी जहन में आता है तो कई बार एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि किसान को इससे कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हमको ये तो पता है कि किसान को फिलहाल बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसके साथ एग्रीमेंट जो है वो कम लोग करते हैं। यू टेक ऑन दिस। जैसा कि आपने कहा, एक्चुअली इस मार्केट से किसानों को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने का पोटेंशियल है। एक्चुअली बहुत ज्यादा किसान इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में, उससे उनको निश्चित रूप से काफी फायदे हो रहे हैं। अगर वो किसानों को एग्रीगेट किया जाए, क्योंकि 85% किसान स्मॉल मार्जिनल हैं, तो फिर वे सीधे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसा कि कोऑपरेटिव्स के लोग कर रहे हैं केरला वगैरह में। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक एग्रीगेटर सेटअप हो, तब जाके वे किसानों को भी सीधा और भी ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए थोड़ा कमोडिटी के इकोसिस्टम को भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। रामाशेषन जी, बिल्कुल आपसे ये सवाल पूछना बनता है, क्योंकि आप एनसीडीएक्स जो है उसने कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एग्री कमोडिटीज में ट्रेडिंग का कंसेप्ट को जन्म दिया है और उसको मेंटेन भी कर रहा है। इसके लिए आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी है। क्या आपको लगता है कि भारतीय किसान ये कह सकता है कि फ्यूचर मार्केट्स का उसको फायदा हो रहा है, लेकिन भारतीय किसान अगर ये कहना भी चाहता है तो उस पर एग्रीमेंट नहीं हो पाता? ये मेरा सवाल है। इसके दो पहलू हैं। एक तो जैसे रमेश जी ने कहा कि अभी कुछ हद तक फायदा है। जहां तक हमने राजस्थान और कई स्टेट्स में देखे हैं, आजकल किसान फ्यूचर्स मार्केट के भाव देख के मंडी आता है, तो उस हद तक उसको पता है कि क्या भाव है और वो डिसाइड करता है कि आज बेचूं या ना बेचूं। तो कई जगह तो किसान में ये ऐसी एक प्रतिक्रिया आई है। लेकिन जैसे इन्होंने अभी कहा, इसको अगले पहलू पे जब ले जाने के लिए हमको फार्मर एग्रीगेटर्स चाहिए, सिस्टम में बदलाव चाहिए, और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वी हैव टू चैलेंज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ एग्री मार्केट्स। अभी तक तो ये रहा है कि एग्री मार्केट्स में, फ्यूचर्स मार्केट में किसान भागीदार चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लेट्स बी फ्रैंक अबाउट दिस, जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है, उसको चैलेंज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई सिनेरियोज में। नहीं, इसमें ट्रेडिंग सिस्टम चैलेंज की बात नहीं है। कन्वेंशनल विजडम यह है कि किसान यहां पे भागीदार नहीं हो सकता है। वी शुड चैलेंज दैट। जैसे इन्होंने कहा, सेटअप एग्रीगेटर्स, प्रोड्यूसर कंपनीज, वो प्रोड्यूसर कंपनीज और ट्रेडर्स का कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दे कैन वर्क टुगेदर। उसको चैलेंज, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। रमेश जी, पॉसिबल है चीज? ये बिल्कुल पॉसिबल है। किस तरीके से? मैं समझता हूं कि फ्यूचर मार्केट का परसेप्शन अब हाल के दिनों में काफी पहले से इम्प्रूव किया है, और हम लोगों ने इससे बहुत सारे सुधार लाए हैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में, जिससे कि एक्सेस स्पेकुलेशन भी कम हुआ है और शिकायतें भी काफी कम हो गई हैं। हमें इसको और आगे बढ़ाना है, और जब हमारी सिस्टम्स मजबूत होंगे और लोगों को, फिजिकल मार्केट के लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, तो इस मार्केट का परसेप्शन आगे भी और इम्प्रूव करेगा, और तब हम ऐसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट ला सकते हैं ऑप्शंस की तरह, जो कि किसानों को एक बेहतर प्राइस देने में काफी मददगार होंगे। जी रामाशेषन जी, एक्सचेंज कितना बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकता है? एक्सचेंज का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक्सचेंज के जरिए लोगों को पता चला है कि एग्री ट्रेडिंग कैसा है। इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अभी जैसे इन्होंने कहा, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, प्रोड्यूसर सोसाइटीज हो गए, लेकिन एक और चीज है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर्स मार्केट एक तरफ अलग और हाजिर बाजार एक तरफ अलग, इन दोनों को जोड़ना होगा। ये जो
आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है बिटवीन द फ्यूचर्स मार्केट एंड स्पॉट मार्केट, उसको निकाल के इनको जोड़ के वी शुड मेक अ सीमलेस मार्केट, तब मतलब ये बन सकता है। प्रीति गुप्ता, सीधा सवाल आपसे, भारतीय कमोडिटी बाजार की क्षमता जो है वो भारतीय स्टॉक मार्केट से ज्यादा है, अब ऐसा कई लोग मानते हैं, लेकिन ये कब हम कह सकेंगे? दैट्स माय क्वेश्चन। देखिए, अभी तो कमोडिटी बाजार, जो भारतीय कमोडिटी बाजार है, वो एक छोटे से बच्चे की तरह है जी। हमने उसको काफी प्यार से अभी संभाल रखा है, उसको डांट भी देते हैं पनपने पूरी तरीके से नहीं दे रहे, लेकिन जैसे अभी जो पेंडिंग रिफॉर्म्स आने जो हमें आते हुए दिख रहे हैं, अगर वो आ जाए तो मेरा ये मानना है कि ये बाजार आज जो है उससे कम से कम 5 गुना बड़ा बाजार होने की क्षमता रखता है। सदाना साहब, आपसे मेरा एक सवाल होगा। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, हरियाणा की कुरुक्षेत्र जगह है, वहां पे एक पीपली मंडी है, वहां पे मैं ट्रैवल कर रहा था और वहां पर कम से कम 60 किसानों का समूह था। वो एक टेलीविजन चैनल को देख रहा था और मैंने पूछा कि आप क्या देख रहे हो? मैं कहा क्या देखना चाहते हो? कहते हैं अभी चने की हमारे पास क्रॉप पड़ी है और चने का भाव आएगा, देखना चाहते हैं क्या भाव चल रहा है, उसी भाव पे हम मंडी में बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंच रहा है। तो आपको नहीं लगता फ्यूचर मार्केट्स को समझने के साथ साथ इस्टेब्लिश करने की जरूरत है? आज आप फ्यूचर्स मार्केट बंद कर दीजिए, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? आज सबसे ज्यादा नुकसान होगा किसान को, क्योंकि किसान मंडी का प्राइस, फ्यूचर्स का प्राइस देख के मंडी में व्यापारी से बार्गेन करता है। आज उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट है, उसके पास एक थर्ड पार्टी, न्यूट्रल पार्टी, जिसमें ना व्यापारी का इंटरेस्ट है ना बेचने वाले का इंटरेस्ट है। वो कहता है साहब बाजार में फ्यूचर्स में, जिसको उसकी भाषा में वो डब्बा बोलता है, कंप्यूटर बोलता है, जो भी उसकी भाषा है, कि साहब वहां तो रेट चल रहा है 32, आप मांग दे रहे हो 28, ऐसा क्यों? आज उसके पास सवाल करने के लिए एक माध्यम है, एक रेफरेंस है। आप इसको हटा देंगे तो वो क्या बार्गेन करेगा? हमारे मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग में जो वॉल्यूम है उससे काफी कम हमें एग्री मार्केट्स में वॉल्यूम देखने को मिलता है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? उसका कारण है कि एग्री मार्केट जो है वो सीजनल मार्केट है। एक पर्टिकुलर महीने 2 महीने में क्रॉप आती है। गोल्ड सिल्वर आप 12 महीने ट्रेड करते हैं, और जबकि एग्री कमोडिटीज, सीजनल कमोडिटीज, इसको इंप्रूव करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जब तक यहां पे बाजार में डेप्थ नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि फार्मर्स का पार्टिसिपेशन उस तरह पे हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। देखिए, 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भारत सरकार ले चुकी है। एक तो है आपका वेयर हाउसिंग बिल और एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो वेयर हाउसिंग रिसीट्स हैं। वो आज किसान के पास वेयर हाउस अगर हम प्रोवाइड करा दें और बैंकिंग सुविधा, जिसको भारत सरकार भी चाह रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर ये 2 चीजें हो जाएं और किसान को फ्यूचर्स मार्केट की इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती जाए। रमेश जी, बहुत सीधा सवाल है मेरा, आपको लगता नहीं है हम आमतौर पर इन्वेस्टर एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन एक फार्मर एजुकेशन का प्रोग्राम चलाना चाहिए? पिछले 4-5 सालों से एमएस यहाँ पर एक प्लान स्कीम है हमारी, और हम साल में करीब 800 से 900 प्रोग्राम देश भर में करते हैं एक्सचेंजेस के साथ मिलकर। कमोडिटी एक्सचेंजेस का अपने अलग भी प्रोग्राम्स हैं, और लगभग 30 से 40 हजार लोगों का हम अवेयरनेस हर साल करते हैं इस मामले में। लेकिन इसमें ये बात सही है कि हमारे इतना बड़ा देश है, किसानों की इतनी बड़ी संख्या है, तो इसमें ये प्रोग्राम बहुत ही अपर्याप्त है। क्या हम कमोडिटी फ्यूचर मार्केट को आने वाले समय में, और इसमें कितना समय लग सकता है, एग्री फ्यूचर मार्केट्स के नाम पर जानेंगे? मैं समझता हूं कि एक तो जब बैंक्स का पार्टिसिपेशन होगा इसमें और हेजर के रूप में, तो निश्चित रूप से लिक्विडिटी काफी इंप्रूव करेगी। और उससे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एक तो बहुत सारे किसान डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है। एग्रीगेटर के माध्यम से वो भी होगा, बैंक्स के पार्टिसिपेशन से और हेजिंग से निश्चित रूप से ज्यादा मार्केट में डेप्थ आएगा। मैं समझता हूं कि, और वेयर हाउसिंग का नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स, अगर आप अभी केरला में देखें तो नेचुरल रबर के मामले में कई बैंकों के साथ मिलके वो जब वो वेयर हाउस में सामान जमा करते हैं अपना और सेल करते हैं फ्यूचर्स में, उसके ऊपर में उनको बैंक से 80% लोन मिल जाता है। तो इसी तरह का हमें वेयर हाउस फाइनेंसिंग का इंतजाम करना पड़ेगा फ्यूचर मार्केट से लिंकेज करके, तब जाके ये इसका निश्चित रूप से इसमें ज्यादा एक्सटेंशन होगा। शेषन साहब, योर कमेंट ऑन दिस? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें वेयर हाउसिंग, कमोडिटी फंडिंग, फार्मर एजुकेशन एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट इन द फ्यूचर्स एज वेल एज स्पॉट, क्योंकि ये दोनों मार्केट को जोड़ना चाहिए। ये सारे चीज एज अ पॉलिसी डायरेक्टिव सारे चीज को जोड़ना चाहिए। एंड हमारी एक्सचेंज की तरफ से हम तो ये प्रयास करेंगे कि अगले 3 या 5 साल में सारे के सारे किसान इधर स्पॉट में जुड़े रहे या फ्यूचर में जुड़े रहे या दोनों जुड़े रहे। जी, दैट विल बी द। प्रीति गुप्ता, योर कमेंट ऑन दिस?
देखिए अमीश, मेरा मानना है जब ये मार्केट शुरू हुए थे तो हमने एग्री मार्केट्स में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन देखा, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन भी देखा बहुत बड़े तौर से। धीरे धीरे वो वेन ऑफ होने लग गया। मेरा मानना ये, हाँ, तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा अभी इस मार्केट को जो एग्री कमोडिटी जो बास्केट है उसमें बहुत बड़े कॉन्फिडेंस वापस आने की जरूरत है, और आई थिंक वो आएगा जब हमारे रेगुलेटर को ज्यादा थोड़ा सा पावर होगा, रेगुलेशन में बिलीफ होगा लोगों को। तो अलॉन्ग विथ जो सेशन साहब ने कहा वो सारे जितने हम बाकी के जितने पैरामीटर्स हैं उनको एड्रेस करें, पर उसके साथ इसमें कॉन्फिडेंस आना भी बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी बात की आपने ये। मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा अभिषेक जी, आपने पिछले 6 महीने में जिस तरह के कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में कदम उठाए हैं, निश्चित तौर पर इसके हमें शॉर्ट टर्म परिणाम ना दिख रहे हो, लेकिन इसके आने वाले दिनों में एक बड़े अच्छे परिणाम हमें आते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो बात प्रीति गुप्ता कर रही है उस तरफ पे काम करने की जरूरत है और बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है? अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगी, वो कोई भी बाजार हो, स्टॉक मार्केट के अंदर सरकार कितना भी पैसा लाने की कोशिश कर रही है, जब तक एफआईआईज को कॉन्फिडेंस नहीं होगा पैसा नहीं आएगा। और हम एग्री मार्केट्स के अंदर या फिर कमोडिटी फ्यूचर मार्केट्स को जितना मर्जी बढ़िया बनाने की कोशिश कर लें, जब तक लोगों को भरोसा नहीं होगा लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है शॉर्ट टर्म में, लेकिन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने की जरूरत है? क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि कमोडिटीज डीलिस्ट हो जाती हैं, सडनली डीलिस्ट हो जाती हैं, अब्रप्टली डीलिस्ट हो जाती हैं, उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी होनी चाहिए मार्केट में कॉन्फिडेंस करने के लिए। लेकिन यहां मैं आपको फिर से एक बार मेंशन करना चाहूंगा कि इस तरह के बहुत से सिस्टम्स हम लोगों ने अभी बनाए हैं जी, जिससे कि जैसे स्टैगर डिलीवरी सिस्टम बना है, मार्जिन्स में भी हम लोगों ने फेरबदल किया है। इससे एक निश्चित रूप से नियर मंथ में काफी मार्केट में इंप्रूवमेंट हुआ है, और इस तरह का लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट होगा, मार्केट इंटीग्रिटी इंप्रूव करेगी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। इन सब चीजों से मार्केट में निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं समझता हूं कि ये जो रेगुलेशन में जब इंप्रूवमेंट होंगे, रेगुलेटरी रेजिम जब मजबूत होगी, तो इसका भी बहुत असर होगा। रामेश्वर साहब, मेरे को याद आता है जब आपने अपनी टर्म एनसीडीएक्स में शुरू करी थी, और जिस दिन आपका फर्स्ट डे था इंटरव्यू ड्यू, और आप मतलब 3 कमोडिटीज की करीब 4 कमोडिटीज डीलिस्ट हुई थी, और मैंने आपको सवाल पूछा था, मैं कहा बड़ी शुरुआत आपकी जो है बड़ी बहुत मंगलमय है, और आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में तकलीफ इसकी होगी? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मेरा तो ये मानना है कि 2008 में जो मार्केट का रिएक्शन था सब्सिक्वेंट टू द बैन, और 2012 में अगर आप देखेंगे मार्केट हैज मैच्योर्ड। वो एक्सट्रीम रिएक्शन ऑन बैन और सम इंटरवेंशन फ्रॉम द रेगुलेशन और द गवर्नमेंट, वो एक्सट्रीम रिएक्शन अभी नजर नहीं आ रहा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो मार्केट अगर मैच्योर हो गया तो मार्केट को मालूम है कि दीज आर पासिंग फेसेस, नंबर 1। नंबर 2, रेगुलेटरी एक्शन हैज आल्सो बीन सीन कि वो फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, तो इसलिए मार्केट का काफी अच्छा मैच्योर हुआ है, एंड द मार्केट इज नाउ केपेबल, इज रेडी फॉर अ गुड रेगुलेटरी रेजिम फॉर द ग्रोथ ऑफ द मार्केट। चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौट के वापस आएंगे, सरकार रिफॉर्म स्ट्रीम पर है, लेकिन क्या एफसीआरए पास करा जाएगी सरकार, और उसका क्या इंपैक्ट होगा, उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद इसका जवाब। आप देखते रहिए जी बिजनेस स्पेशल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ फ्यूचर मार्केट। आखिरकार फ्यूचर मार्केट का भविष्य आने वाले दिनों में क्या होगा, और ऐसा लग रहा है कि उज्जवल होगा, क्योंकि सरकार जो है वो रिफॉर्म स्ट्रिप पे है। और आपको हम बताना चाहेंगे, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर थी जब हमने बोला था कि हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि रिफॉर्म्स जिनमें पार्लियामेंट नॉट की जरूरत कम पड़ती है उनको सरकार जो है वो पास करा ले जाएगी। और एफसीआरए भी उसी कड़ी का एक रिफॉर्म है जिसको सरकार ने अभी कैबिनेट में पारित किया है। और हमारे को जो प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्र बताते हैं, जो हमारी ताजा जानकारी है, उसके मुताबिक सरकार की समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी से भी थोड़ी बहुत बात हो चुकी है, और हो सकता है कि एफसीआरए पास हो। लेकिन मैं पॉलिटिकल बात नहीं करने वाला रमेश जी आपसे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, एफसीआरए का पास होना, अगर कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, अगर संसद में विंटर सेशन में ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, स्थिति कितनी अलग होगी? देखिए, एफसीआरए का तो अमेंडमेंट होना आवश्यक है, क्योंकि ये 1952 में ये कानून बना था, और जो जिस तरह से 2003 से ये मार्केट ग्रो किया है, तो उसमें निश्चित रूप से अब ये पार्टिसिपेशन, डेप्थ और ब्रेड्थ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो जो रेगुलेटरी रेजिम 1952 के लॉ में थी वे आज के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसलिए पिछले कई सालों से इसको अमेंडमेंट करके रेगुलेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने की जरूरत बताई जा रही है। तो मैं समझता हूं कि रेगुलेटर को स्ट्रेंथन करने के लिए एडिक्वेट पावर्स और रिसोर्सेज देने के लिए तो ये निश्चित रूप से अमेंडमेंट की जरूरत है। पार्लियामेंट का नॉड मिलने के बाद, FCRA बिल आने के बाद, आपको लगता है आने वाले 6 महीनों में कमोडिटी बाजार की शक्ल काफी बदलेगी? टॉप 3 चीजें जो आपको लगता है बेहतर होंगी इस बाजार के अंदर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये रेगुलेटरी रेजिम इसकी स्ट्रांग हो जाएगी तो इससे सभी पार्टिसिपेंट्स का और जो पार्टिसिपेंट्स पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस मार्केट में। नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे जिससे कि किसान और बाकी हेजर्स को एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा और इससे लिक्विडिटी बढ़ने से और पार्टिसिपेशन बढ़ने से मार्केट में जो प्राइस डिस्कवरी की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़ जाएगी। विच इज ना आमतौर पे कहा जाता है कि अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो उसको ताकत भी देनी चाहिए, लेकिन एफएमसी के साथ जो समस्या है कि अथॉरिटी है लेकिन ताकत जो है वो थोड़ी कम है। आपको लगता है FCRA बिल पास होने के बाद एफएमसी का डर उस तर्ज पे होगा जो आज सेबी का डर है? किसी भी पार्टिसिपेंट को अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो मेरे कॉलर को पकड़ा जा सकता है। देखिए, लॉ को अगर एनफोर्समेंट ढंग से किया जाए और एनफोर्समेंट एजेंसी के पास प्रॉपर टूल्स और टेक्निक्स दी जाए तो निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। और जहां तक बात है कि जिस तरह से कमोडिटी मार्केट इस देश में बढ़ रहा है और 1952 का लॉ है तो दुनिया बदल गई। हम लोगों ने भी देखा है, टेक्नोलॉजी बदल गई। उस समय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं थे, इतनी मार्केट में कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। तो ये वक्त है कि सिंगल पार्टी सरकार होती थी, सिंगल पार्टी की सरकार है। आज देखिए, रफ्तार बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है, एजुकेशन बढ़ गई है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ गई है, किसान के पास आज मोबाइल फोन है। तो व्हाई नॉट दिस? सब कुछ होने के बाद भी अगर आज आप एक सारी पावरफुल टेक्नोलॉजी सबको दे दे और उसको मैनेज करने के लिए आपके पास लॉ पुराना है तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे। तो कहने की रिक्वायरमेंट ये है आज की तारीख में हर आपकी तरफ से कि आपके पास जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको आप मॉडर्न बनाइए, उनको आप पूरे अधिकार दीजिए, पूरे उनको सशक्त बनाइए और फिर देखिए कि मार्केट पूरी तरीके से एक फेयर वे में, एक कॉम्पिटिटिव वे में काम करेगी जिसमें सबका भला होगा। अगर हम हाइड करेंगे कुछ भी या अगर हम डिस्टॉर्टेड रेगुलेटरी रिजीम लाएंगे तो इस तरह के क्रिटिसिज्म आते रहेंगे कि साहब वो एक्सीडेंट हो गया, आपने उसके लिए क्या किया? आपने अधिकार दिए नहीं, पुलिस आपने वहां रखी नहीं, आपकी ट्रैफिक लाइट काम कर नहीं रही, ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो क्या होगा? जी, प्रीति गुप्ता, योर टेक ऑन दिस। अमिश, 2-3 चीजें इसमें काफी फर्क आएगा FCRA के पास होने से। सबसे बड़ा, जैसे आपने मेंशन किया कि ऑलरेडी रमेश अभिषेक सर हैं, FMC है, इन्होंने काफी काम विद इन द एग्जिस्टिंग जो लिमिटेड पर्व्यू उसमें भी बहुत काम किया। ये मार्केट्स इतनी बड़ी ब्रेथ है इनकी कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स। हर एक कमोडिटी के फंडामेंटल्स अलग है, उनकी किस तरह से उनको मॉनिटर किया जाए वो अलग है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़ी मेरा कहना चाहिए कि मार्केट की जो रेगुलेटर की स्ट्रेंथ है जो उनको मिलनी चाहिए वो FCRA के थ्रू जरूर मिलेगी। सेकेंड बड़ा चीज है कि ऑप्शंस आने से या नए प्रोडक्ट्स आने से काफी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा मार्केट में। तो ये मार्केट जब बड़ा होता है तो सबको फायदा होता है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, फार्मर्स का पार्टिसिपेशन आएगा, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन आएगा, एक्सचेकर को भी बेनिफिट होएगा इससे। तो आई थिंक ये तो काफी बड़ी बेनिफिट्स आएंगी FCRA से। एक्सचेंज का क्या व्यू है? निश्चित तौर पर एक चीज इंपॉर्टेंट होगी कि पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ेगा जिससे वॉल्यूम साइज बढ़ेगा और एक्सचेंज की ग्रोथ के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर की भी ग्रोथ होगी जिस तरह की एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश है। आपको 2 मेजर चेंजेस आफ्टर FCRA क्या दिखते हैं? 3 चेंजेस हैं एक्चुअली। एक तो जैसे हम बात कर चुके हैं रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग, सेकेंड वन न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। तो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स में 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो ऑप्शंस एक्सेट्रा लिंक्ड टू द कमोडिटी, द सेकेंड वन इज वेदर डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा विच आर एक्सोटिक, वो थोड़े अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और तीसरा ये होगा इंक्रीजिंग ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इन तीनों को कैसे बैलेंस करके जाना चाहिए, आई थिंक द FMC विल हैव अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर हैंड्स। एक तो हो गया, एंड सेकेंडली एग्री कमोडिटीज वीजा वी नॉन एग्री कमोडिटीज, कैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा, दीज आर द चैलेंजेस। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें मार्केट डिजाइन कैसे, किस प्रकार का मार्केट हमको चाहिए वो सोच के हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इन माई व्यू द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पोजीशन वुड बी कि रेगुलेटर को स्ट्रेंथन कर लिया जाए, उसके बाद में बाकी एक एक करके फॉलो होनी चाहिए। जी प्रीति, मेरा बहुत संक्षेप में आपसे सवाल है। करंट मार्केट कंडीशन के अंदर, हालांकि FCRA जब पास होगा अभी उसमें थोड़ी समय लगेगा, 5 महीने 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट कंडीशन में रोल ऑफ ब्रोकर क्या होंगे?
देखिए, ब्रोकर्स ने मेरे हिसाब से तो रेगुलेटर और एक्सचेंजेस के साथ साथ में काफी अवेयरनेस की है, क्योंकि ये मार्केट्स काफी अलग है इक्विटी मार्केट से। तो जो इनिशियल जब हमको पार्टिसिपेशन लाना था, तो इनिशियल अवेयरनेस करनी, उनको समझाना कि प्रोडक्ट में कैसे, और क्योंकि फ्यूचर्स है तो बहुत लेवरेज्ड है, हर एक पार्टिसिपेंट को एक रिटेल लेवल पे समझाना कि आपको इसमें इतनी रिस्क है, आपको ये समझना चाहिए, तो वो काफी बड़ा एक रोल निभाया है। और स्पेशली हमारे जैसे जिन्होंने शुरू से, जब मार्केट के फर्स्ट डे से हमारा पार्टिसिपेशन है, तो उस दिन से हमने काफी जिम्मेदारी उठाई है कि हमको भी इन्वेस्टर अवेयरनेस, फार्मर अवेयरनेस भी की है हमने, काफी जगह मंडी में जाके और समझाया है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को। तो काफी हमारा काफी रोल उनके साथ में मिलके हमने काफी अच्छे से निभाया। जी रमेश जी, बड़ा वाजिब सवाल प्रीति गुप्ता ने बात की कि एम्पावरमेंट ऑफ इन्वेस्टर बेसिक चीज है किसी भी मार्केट के अंदर। अगर इन्वेस्टर को उसकी ताकत मिलेगी तो मुझे लगता है कि चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे इक्विटी मार्केट्स हो, गलतियां जो है वो कम होती हैं। लेकिन आपको लगता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन पे जिस तर्ज पे काम करने की जरूरत है, उस पैरामीटर में कमोडिटी मार्केट जो है वो थोड़े पीछे हो जाते हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ाना तो इस मार्केट के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, क्योंकि हम कमोडिटी मार्केट इक्विटी मार्केट से काफी अलग है, और यहां पर जिस तर्ज पे काम होता है, जिस स्केल का काम होता है, वो बहुत डिफरेंट है। तो ये समझाना जरूरी है कि ये इक्विटी मार्केट की तरह नहीं है कि आपने रिलायंस के शेयर में पैसे डाला या आपने जी का स्टॉक ही खरीद लिया तो आपको इतना बेहतर रिटर्न मिल जाएगा। ये उस तरह का मार्केट नहीं है, इसका आउटलुक टोटली डिफरेंट है। हालांकि पैसा कमाना इस बाजार का भी औचित्य है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट। एक्चुअली ये हम लोग जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, हम लोग उनको ये हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले वे पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड हों, क्योंकि इसका ग्लोबल फैक्टर्स, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, करेंसी फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सारी चीजों का इस पर असर होता है। और जब तक अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड होकर डिसीजन नहीं लेते हैं तो ये आपका कोई बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ब्रोकर्स आपके साथ रजिस्टर्ड हैं, और अगर हम किसी छोटी सिटी में चले जाएं या बड़ी सिटी में भी चले जाएं, उसके किसी छोटे इलाके में चले जाएं जहां पर ज्यादा, मैं दरीबा कला की आपको बात बताता हूं, वहां पर कुछ लोग मेरे पास आए, कम से कम 60 लोगों का ग्रुप, और उन्होंने मुझे बोला कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम जिस मार्केट, हमको तो लगता था कि हम आप ही के बाजार में पैसा लगाते हैं। मैं कहूँ मेरा बाजार नहीं है, ये तो पूरी कमोडिटी मार्केट है। कहते हैं लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है, हम जहां पैसा लगाते हैं वहां पर हमें वो कंप्यूटर पे एक्सेल शीट पे रेट दिखाता है, और वो हमको एग्जैक्टली जो मार्केट है वो नहीं दिखाता। तो डब्बा कारोबार जो है वो बहुत तरीके से कामकाज करता है। आपको नहीं लगता कि आपको इसके अंदर, मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री की हेल्प लेनी चाहिए और इस पे एक ब्रेक लगाना चाहिए, बिकॉज वो मार्केट्स के लिए तो बेटर है ही है, साथ ही इन्वेस्टर के लिए भी बहुत बेटर है। एक्चुअली इसमें डब्बा ट्रेडिंग की बड़ी समस्या है, और खास करके 8-10 राज्यों में ज्यादा समस्याएं हैं। पिछले 1 साल में हम लोगों ने ऐसे सभी राज्यों के साथ मिलकर उनके स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग की है, ताकि स्टेट पुलिस ज्यादा इसके बारे में अवेयर हो और एक्शन लें। और इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए भी बहुत जरूरी है कि वे भी इस तरह के चीजों से दूर रहें। तो ये दोनों फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर एफएमसी के पास एडिक्वेट मैन पावर और स्ट्रेंथ आ जाएंगे तो फिर हम लोग और भी इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट पे काम कर सकते हैं। पर आखिरी 20 सेकंड बचे हैं, मैं स्टार्ट करूंगा विजय सदाना से। सदाना साहब, क्विक रिएक्शन, आपको एक चीज क्या लगती है जो फ्यूचर मार्केट्स में इस समय होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? एजुकेशन एंड अवेयरनेस। प्रीति गुप्ता? आई थिंक एम्पावरमेंट ऑफ अ रेगुलेटर। जी शेषन साहब, आपसे मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, एग्री मार्केट्स शुड बी हैंडल्ड विद केयर? मोर देन दैट, वेरी मच केयर। रमेश जी, लास्ट वर्ड टू इन्वेस्टर्स एंड ऑल कमोडिटी मार्केट्स पार्टिसिपेंट्स, लास्ट वर्ड। आई थिंक इस मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दे हैव टू बी मोर मैच्योर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल इफ दे वांट टू सी दिस मार्केट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू इट्स पोटेंशियल। थैंक यू सो मच, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी जी बिजनेस स्पेशल, हमारी खास पेशकश कमोडिटी फ्यूचर मार्केट्स के ऊपर। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।